हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। तो दोस्तों, एक बार उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज फिर से आपके सामने है। और जितने भी इसमें प्रश्न हैं आप उनको अच्छे से उनका अध्ययन कीजिए और उनको अच्छे से पढ़िए और लिखिए। जरूर आपको ये आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि नारायण कोटि मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा एक प्रश्न है, काफी चर्चित एक प्रश्न रहा था 2021 के आसपास। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि नारायण कोटि मंदिर किस जिले में स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन रहते हैं हमेशा की तरह, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है हमारा डी, रुद्रप्रयाग। तो कुछ बात करते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में इसे हमारा एडॉप्ट भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में इसे एडॉप्ट ए हेरिटेज, जिसको हम एक हिंदी में बोलते हैं विरासत को गोद लें परियोजना में शामिल कौन सा किया गया है। और यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और नारायण कोटि मंदिर यह देश का एकमात्र 9 ग्रह वाला हमारा है मंदिर। तो पूछ सकता है उत्तराखंड की दृष्टि से यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है कि नारायण कोटि मंदिर, जो कि हमारे है रुद्रप्रयाग में। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि मलेथा की गूल किसकी रचना है। तो बहुत ये भी अच्छा प्रश्न है कि मलेथा की गूल यह जो नाटक है यह किसकी रचना है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह है हमारा है ए, जीत सिंह नेगी। तो जब बात करते हैं हम मलेथा की गूल नाटक की, तो कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि माधो सिंह भंडारी। आप लोग जानते हैं कि मलेथा की गूल का जो निर्माण किया था वो हमारे माधो सिंह भंडारी ने किया था। तो इसीलिए माधो सिंह भंडारी पर जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आज आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जैसे कि माधो सिंह भंडारी नाटक किसका है, तो यह इंद्रमणि बडौनी का है। इसी भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कीजिएगा। और भड़ भंडारी माधो सिंह जो रचना है यह राजेंद्र धस्माना की है। मलेथा की गूल फिल्म के जो निर्देशक हैं यह कौन है, तो यह बलराज सिंह नेगी हैं। और मलेथा की गूल नाटक किसकी रचना है, तो अभी जो हमारा प्रश्न था जीत सिंह नेगी। और हमारा वीर माधो सिंह भंडारी, जो आप लोग जानते हैं जो उत्तराखंड का तकनीकी विश्वविद्यालय था उसका जो नाम है वर्तमान में हमारे इन्हीं वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखा गया है। तो माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यह हमारा कहाँ पे है, तो यह देहरादून में है। और जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, लेकिन इसका नाम परिवर्तन 2020-21 के आसपास हमारा हुआ है। तीसरा हमारा प्रश्न है राज्य में प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न हमारा ये वाला भी। तो रुड़की, श्रीनगर, रामनगर या हल्द्वानी। तो जो हमारा इसका जो प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है इसका जो सही हमारा आंसर है वो हमारा है ए, रुड़की। कुछ बातें जान लेते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। लिखा है देखो कि उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का जो गठन था यह सितंबर 2001 में हुआ। लेकिन आप लोग जानते हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम उत्तराखंड में शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की बात करते हैं तो वर्तमान में इसको हम उत्तराखंड बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसी को दिसंबर 2008 में इसका नाम हमारा परिवर्तन करके उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या जिसको हम उत्तराखंड बोर्ड बोलते हैं वह किया गया था। तो कुल मिला के अगर वर्तमान में बात करें कि उत्तराखंड बोर्ड कहाँ पे है, रामनगर, या उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पे है, तो रामनगर। और दूसरा इसमें हमारा उच्च शिक्षा निर्देशालय हमारा कहाँ पे, तो हल्द्वानी में है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, जो कि हमारा जनवरी 2002 में स्थापित हुआ था। और जो हमने आपसे जो भी हमारे ये जो उत्तराखंड हमारे शिक्षा से संबंधित प्रश्न है ये मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो इसी में हमारा नाम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाम यहाँ पर लगभग सबके एक जैसे है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होता है इसको आप दूर कीजिएगा। और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद हमारा कहाँ पे है, तो यह नरेंद्र नगर में है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय हमारा कहाँ पे है, तो जो हमारा प्राविधिक शिक्षा परिषद है यह हमारा श्रीनगर में है और जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद जो रुड़की आपसे पूछा गया था जनवरी 2004। और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं परीक्षण संस्थान सीमेट जो कि 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है
चौथा प्रश्न, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि, तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी वर्ग को कितनी वर्गों में बांटा है हमारा। तो जो कुमाऊनी बोलियां हैं इनको हमारे त्रिलोचन पांडे के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग कौन कौन से हैं देखो, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। और कुल कितनी बोलियां थी हमारी, तो 12 बोलियां हैं। आगे हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये 2 प्रश्न बनते हैं, एक कुमाऊनी बोली में और एक गढ़वाली बोली में। तो गढ़वाली बोली के द्वारा, गढ़वाली बोली में या गढ़वाली बोली या भाषा को उत्कृष्ट हमारा साहित्य सर्जन करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा भजन सिंह पुरस्कार की जो घोषणा या शुरुआत की गई थी, यह हमारी की गई है 2023 में। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। कुछ बातें जान लेते, देखिए कि कुमाऊनी बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा गुमानी पंत पुरस्कार हमारा शुरू किया गया था 2023 में। और जो कि गुमानी पंत पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे राजेंद्र सिंह बोरा। और ऐसा ही हमारा गढ़वाल क्षेत्र में है, या हमारे गढ़वाली भाषा के क्षेत्र के लिए हमारा हुआ था। गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के लिए हमारा पहला भजन सिंह पुरस्कार की शुरुआत 2023 में हुई थी, दोनों के साथ हुई थी। और हमारा इसी भजन सिंह पुरस्कार को पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे हमारे नरेंद्र कठैत। सातवां हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट किस समाचार पत्र को कहा गया है। तो बहुत अच्छा समाचार पत्र है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की धरती से बहुत से अखबार हमारे निकले थे, तो इन्हीं अखबारों में निकलने वाला कुछ महत्वपूर्ण हमारे अगर हम देखते हैं तो अल्मोड़ा अखबार आप लोग जानते हैं, तो इसी अल्मोड़ा अखबार को पत्रकारिता की प्रथम ईंट की संज्ञा कौन सी हमारी दी गई है। तो इसका सी हमारा उत्तर सही होगा। थोड़ा सा अल्मोड़ा अखबार के लिए हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट हम बोलते हैं अल्मोड़ा अखबार को। लेकिन आप लोग जानते होंगे जो कुली बेगार प्रथा हुई थी, तो उसी कुली बेगार आंदोलन को भी प्रथम ईंट की संज्ञा दी गई थी स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा। और अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था हमारा 10। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक हमारे पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जो कि हमारे प्रथम संपादक रहे थे। इसके अलावा हम जानते हैं मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, बद्रीदत्त पांडे, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी, ये हमारे और भी कुछ संपादक हमारे रहे हैं। आठवां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे। देखिए यह प्रश्न मैंने आपके सामने, यह मतलब प्रश्न मेरा पूछने का तात्पर्य सिर्फ यहाँ पे इतना था क्योंकि यह प्रश्न ड्राफ्टमैन जो एग्जाम हुआ था 2023 में यह तब पूछा गया था। लेकिन इसके पीछे कहानी यह है, पूछने के पीछे यह पेपर हुआ था 2023 में। और ठीक इससे 1 साल पहले हमारा नमक सत्याग्रह के लिए, यह नमक सत्याग्रह का एक आर्टिकल छपा था हमारे अमर उजाला के अखबार में। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, 2022 में एक आर्टिकल छपा अमर उजाला में और 2023 में पेपर था ड्राफ्टमैन का, तो वहां पर आयोग ने प्रश्न पूछ लिया और सेम प्रश्न उठाया भी उन्होंने अमर उजाला की एक कटिंग से था। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि आप लोग अखबारों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत तेज तर्रार हो चुके हैं। उनको पता है कि आजकल का जो विद्यार्थी है वो अखबारों के माध्यम से पढ़ाई करता है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर था वो था हमारा ए, ज्योतिराम कांडपाल। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल हुए थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर, ये तीनों शामिल हुए थे। और आयोग ने इनमें 2 नाम दिए थे, हमारे ज्योतिराम कांडपाल और भैरव दत्त जोशी। तो हम बात करते हैं, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि आयोग ने ऑप्शन में 2 नाम दिए थे, बाकी जो 2 ऑप्शन है मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर इसमें मेंशन किए हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये होती है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जो जेल गए थे उत्तराखंड के व्यक्ति हमारे ज्योतिराम कांडपाल थे। और थोड़ी हम बात देखो, मैंने एक कटिंग भी इसलिए दी थी आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड की रही भूमिका। आज भी आप अगर गूगल पर डालेंगे तो वहाँ पर ये सब चीजें आ जाएंगी। हल्द्वानी, मतलब ये अमर उजाला हल्द्वानी है। तो ये 2022, तो 2022 में आर्टिकल छपा था, 2023 में एग्जामिनर ने पूछ लिया। तो 12 मार्च, ये उसी की कटिंग की लाइन है, 12 मार्च
1930 से शुरू हुई 24 दिन की दांडी यात्रा में कुमाऊं से ज्योतिराम कांडपाल भी शामिल थे, जो गांधी जी के साथ जेल चले गए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अजय सिंह रावत की उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास में जिक्र है कि अध्यापक ज्योतिराम कांडपाल ने आंदोलन के लिए पद से इस्तीफा भी दे दिया और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासण नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवी थे। तो देखो, आयोग कब पूछते ऐसा प्रश्न कुछ नहीं पता है कि सरोजिनी नायडू के साथ, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में धरासणा नामक स्थान में नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवी कौन थे, ये भी आयोग पूछ सकता है, क्योंकि यह हमारे जो डॉक्टर अजय सिंह रावत की जो पुस्तक है वहां पर ऐसा कहा गया है। तो क्या आ जाए कुछ नहीं पता, 2 प्रश्न आपको यहाँ मिल गए हैं। और फिर बात वहीं पर आती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1 साल की सख्त जेल हुई थी। तो ये बातें अलग चीज हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें क्या थी ये आपके सामने है। और नवा हमारा प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान इसी आर्टिकल में ये प्रश्न और छपा था, तो मैंने आपको वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है, हालांकि मैंने यहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किस कार्यकर्ता को आंदोलन के लिए कुमाऊं भेजा था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग जानते हैं एक व्यक्ति का नाम, वो हमारे हैं डी शांतिलाल त्रिवेदी। ध्यान देना, शांतिलाल त्रिवेदी का संबंध उत्तराखंड से नहीं है। तो इनको गांधी जी ने कुमाऊं में भेजा था और इन्हीं के दौरान चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में। तो यहाँ पर कुछ बातें और भी हैं कि चनौदा, सोमेश्वर, अल्मोड़ा में 1937 में हमारे शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। ये तो आयोग के द्वारा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। शांतिलाल त्रिवेदी ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी, देखो एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है कि शांतिलाल त्रिवेदी ने ही स्वतंत्रता सेनानी विक्टर मोहन जोशी को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी थी। यह आयोग आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी विक्टर मोहन जोशी को। किसने दी थी? तो उन्हीं शांतिलाल त्रिवेदी ने दी थी, जो नमक सत्याग्रह के दौरान उत्तराखंड आए थे और यहीं फिर बाद में रहे कुछ समय के लिए। और हमारे इन्हीं विक्टर मोहन जोशी को एक नाम से हम और जानते हैं, कुमाऊं का शेर। लेकिन आप लोग ध्यान देना, आयोग कब कहाँ पलट जाए कोई नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप लोग माइंड में ये सेट कर लो अपने कि कुमाऊं का शेर की संज्ञा भी विक्टर मोहन जोशी को दी जाती है। लेकिन हम जानते हैं कुमाऊं केसरी या कुमाऊं का शेर के नाम से जानते हैं बद्रीदत्त पांडे को। दोनों बातें ध्यान देना, लेकिन जहां पर दोनों ऑप्शन होंगे वहां पर तो हम बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं के शेर के नाम से जानेंगे। लेकिन आयोग इनका नाम ही ना दे, विक्टर मोहन जोशी दे, तो आपका सही उत्तर होगा विक्टर मोहन जोशी। और काली कुमाऊं का शेर बोलते हैं, काली कुमाऊं का शेर बोलते हैं हम किसको? हर्षदेव औली को, या काली कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं हर्षदेव औली को। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और फिर हमारा आज का 10वां प्रश्न है कि सालम क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है? तो सालम क्रांति की जो मूक सहयोगी है यह हमारा कहा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 के 4 एक ऐसे नाम है जो हमारे अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चित रहे हैं उत्तराखंड इतिहास में। जानकी बिष्ट, कुंती वर्मा, दुर्गावती देवी और तुलसी देवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हमारा है ए, जानकी बिष्ट। लेकिन जानने वाली बात यह देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के धामदेव सालम में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ। तो पहली बात तो सालम की क्रांति कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 को हुई थी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसमें शहीद होने वाले 2 बड़े नाम अपने आप में जो आयोग कभी भी पूछ सकता है वो है टीका सिंह व नरसिंह धानक। 2 नाम है, टीका सिंह एक और दूसरे नरसिंह धानक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये मैं बोलूं सालम क्रांति जब हुई थी, इसमें 2 बड़े नाम और उभर के हमारे आए थे। एक तो मैंने बोल दिया कि जानकी बिष्ट, ये तो चलो हो गया, सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी उनको बोलते हैं। लेकिन एक नाम जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया है, आप लोगों को पता होगा जो लोग लगातार परीक्षा दे रहे हैं, पूछा है आयोग के द्वारा कि सालम का शेर किसे कहते हैं? तो यह हम बोलते हैं किसको? यह हम बोलते हैं राम सिंह आजाद को। यह प्रश्न आयोग के द्वारा स्पष्ट पूछा गया है। और भारत माता का सच्चा सपूत बोलते हैं राम सिंह धोनी को। ये 2 बड़े नाम अपने आप में उभर के आए थे सालम की क्रांति के दौरान। एक और नाम जानकी बिष्ट कह रहा हूं, जो कि सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी थी। और शहीद होने वाले व्यक्ति 2 थे, टीका सिंह और नरसिंह धानक।
और मैंने आपको जो 2-3 नाम महिलाओं का नाम और दिया था उसमें से हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक है भागीरथी देवी, जो कि स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली राज्य की पहली महिला थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। उसके बाद रो नहीं आगे बढ़ो, जो कि हम शायद जो लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं शुरुआत में इनका किताब में यह लाइन लिखी गई है, रो नहीं आगे बढ़ो। वैसे भी ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया है, इसमें कुछ और लंबी बातें कही गई थी इनके द्वारा। रो नहीं आगे बढ़ो, यदि शिक्षित नहीं हो तो अपने हाथों व दिमाग का उपयोग करो। हारो नहीं, भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है, उसको बढ़ाओ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। ऐसा जो कथन हमारा है तुलसी देवी का है। देखो आयोग चतुर चालाक दृष्टि से आजकल पेपर तैयार करता है, तो कभी कभी वो रो नहीं आगे बढ़ो नहीं देगा, बल्कि ये देगा यदि शिक्षित नहीं हो, तो यहाँ से आगे की लाइन दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो ये ध्यान देना थोड़ा, इसको भी आप मोटा मोटा माइंड में अपना सेट कर लो। तो ये तुलसी देवी की लाइन है। और जिंदा या मुर्दा पकड़ो किसे कहा गया था, तो यह कुंती वर्मा को कहा गया था। 11वां हमारा प्रश्न आज का, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन इनके बारे में है, यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा गया है। थोड़ा सा मैंने 19-20 का इसमें हेरफेर किया है, ये सब प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, बगैर रिवीजन की दृष्टि से मैंने कुछ प्रश्न आज आपके सामने रखे हैं। तो 1920 में कृषि बैंक की इन्होंने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। और 1921 में टिहरी में पहली जनगणना करवाई थी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके हमारे 1, 2, 3 हमारे क्या है, तीनों सही है, तो इसका डी उत्तर हमारा हो जाएगा सही। तो हम बात करते हैं, देखो कुछ नरेंद्र शाह के जो महत्वपूर्ण कार्य थे हमारे, इसमें पहला हमारा जो कार्य इनका, टिहरी संरक्षण समिति की स्थापना इन्होंने 1913 में की थी। कृषि बैंक की स्थापना 1920, टिहरी में पहली जनगणना 1921 में करवाई और राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1923 में करवाई। राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923, होली अस्पताल 1925, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1924, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934। यह प्रश्न मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगता है, आयोग पूछ सकता है कभी भी। और टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना 1938, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पूछ सकता है, जिसके जो पहले हमारे इसके जो जज बनाए गए थे वो वेस्टर मुकुंदी लाल को बनाया गया था। और कन्या पाठशाला की स्थापना 1942। ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, या आपको जिन्होंने पहले से पढ़े हैं तो आप लोग थोड़ा रिविजन कर लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत अच्छा है, 12वां प्रश्न है कि दुधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक, दुधातोली पर्वत श्रेणी को किसके द्वारा पृथक किया गया या किस नदी बेसिन के द्वारा हमारा पृथक किया गया, वह हमारा उत्तर चुनना है आपने। तो ये आयोग की लैंग्वेज थी। दुधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन करें। तो दुधातोली जो पर्वत श्रेणी, वहां से पिंडर और रामगंगा नदी निकलती है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी उत्तर इसका सही हो जाएगा हमारा। हालांकि पूर्वी नियार और पश्चिमी नियार भी निकलती है, लेकिन इसको जो विभाजित करती है वो पिंडर और रामगंगा बेसिन है। तो कुछ बातें जान लेते हैं दुधातोली के बारे में। दुधातोली लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा उत्तराखंड का पामी इसको कहते हैं, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा स्थित है दुधातोली श्रेणी, जिसको हम उत्तराखंड का पामीर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आयोग आपसे पूछ सकता है, मेरा कहने मतलब तात्पर्य आपसे वही है बार बार, कि दुधातोली श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, वह है मूसा का कोठा। तो यह लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आयोग की दृष्टि से, कि दुधातोली श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है, जो श्रेणी है, वह मूसा का कोठा है। बाकी 5-6 नदियां निकलती हैं, महत्वपूर्ण 5 नदियां, पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बीनो और ढाईजुली गाड़। हालांकि ढाईजुली गाड़ तो ये नियार की हमारी सहायक नदी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान देना। अगला प्रश्न हमारा 13वां, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये उत्तराखंड में अपने भेड़ों को लेकर ऊंचाई पर कुछ लोग जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोटिया लोग शामिल होते हैं, और उन्हीं भोटिया के बारे में पूछा गया लगभग प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ घुमा फिरा के आपके सामने प्रश्न रखा गया है। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है, जो कि हमारा भोटिया का ग्रीष्मकालीन निवास होता है, मैत, इसका ये उत्तर हमारा सही है। तो भोटिया जनजाति के निवास स्थान शीतकालीन निवास को बोलते हैं मैत, और हमारे जो ग्रीष्मकालीन निवास को बोलते हैं मैत, और शीतकालीन निवास को बोलते हैं मुंशा या गुंडा। लेकिन ध्यान देना, हमारा बहुत सी किताबों में कली शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे जब या मुंशा या गुंडा नहीं दिया होगा। तो फिर भी ध्यान देना कि जो भोटिया लोगों का जो शीतकालीन निवास है, उसको कली नाम से भी हम लोग जानते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में विचार करें।
भागीरथी गढ़वाल की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि उत्तराखंड की नहीं या कुमाऊं की ना गढ़वाल की है, बस सिर्फ गढ़वाल की बात की गई है, तो गढ़वाल की सबसे लंबी नदी हमारी है भागीरथी। तो आप लोग कमेंट में उत्तर दें कि भागीरथी की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है। और दूसरा इसका हमारा ऑप्शन है कि जलगंगा, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जाड़ गंगा व भागीरथी का संगम भैरव घाटी में होता है, बिल्कुल सही है। मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा ये भागीरथी की सहायक नदी हैं, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये भिलंगना की सहायक नदियां हैं, मेद गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। तो इसलिए हमारा जो इसका उत्तर होगा वह सिर्फ सही होगा 1 और 2। तो इसका बी उत्तर हमारा सही होगा 1 और 2। 15वां प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। और सूची में हमारे मेले दिए गए हैं, तो कुछ मेले आपके सामने हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। देवीधार का मेला हमारा कहाँ पे है, तो चंपावत में है, तो हमारा 4 हो गया। सेतावनी मेला कहाँ पर लगता है, तो यह रामनगर के पास, हमारा नैनीताल हो गया, तो 3। बगवाली मेला अल्मोड़ा 2 और चौकिया मेला पिथौरागढ़ 1। तो 4 3 2 1 हमारा जो सही उत्तर है हमारा वह है डी, 4 3 2 1। 16 हमारा प्रश्न है, पंचबद्री के कथनों पर विचार करें और बताइए कौन पंचबद्री में शामिल नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप लोग जानते हैं एक पंचबद्री है और इसमें एक शामिल है सप्तबद्री। तो इसमें आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, नरसिंह बद्री, ध्यान बद्री। तो इसमें जो वर्तमान में पंचबद्री में जो शामिल है वो है सिर्फ हमारे 2, आदि बद्री और योग ध्यान बद्री। तो नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री यह हमारे सप्त बद्री में शामिल है, तो फिलहाल पंच बद्री में शामिल नहीं है, तो इसीलिए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ बी, 1 और 2। तो जब बात करते हैं हम पंच बद्री की, बद्रीनाथ, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, ये हमारे बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री, ये तो हमारे 5 हो गए। कभी कभी आयोग आपसे पूछ लेगा कि सप्त बद्री में कौन शामिल है, तो वहां पर नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री। हमारा 17वां प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे थे, तो बद्रीदत्त पांडे कौन थे, यह कूली बेगार आंदोलन के नायक थे, बिल्कुल ठीक है, यह भी आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। हिंदू महासभा के सदस्य थे, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही है या है, तो सिर्फ 2 ही कथन सही है, बी, 1 और 2। 18वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले माउथ एंड फुट प्रिंटिंग आर्टिस्ट कौन हमारे हैं, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, आयोग पूछ सकता कभी कि उत्तराखंड के पहले हमारे चित्रकार कौन है, कि जिन्हें हम माउथ एंड फुट पेंटिंग आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही नाम हमारा है वो है सी, हरिराम कोहली। तो हरिराम कोहली का जन्म हमारा 13 जून 1953 को अल्मोड़ा में हुआ था, तो ये भी थोड़ा आप लोग देख लेना। आज का 19वां प्रश्न हमारा है, 2 प्रश्न और बचे हैं। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर किसने पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ एक कविता लिखी थी, तो इसका जो सही उत्तर हमारा है वो है हमारा है ए, बलवंत सिंह मनराल। और आज का 20वां और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हालांकि अब तो एक नया बजट हमारा आने वाला है 2026-27 का, लेकिन आयोग 1 साल पीछे के प्रश्न अधिकांश पूछता है। तो उत्तराखंड में बजट घोषणा 2025-26 में मुख्यमंत्री द्वारा किस गांव को गोद लिया गया है, तो हमारा 2025-26 में मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा जो बजट घोषणा हुई थी उसमें सरकोट गांव को गोद लेने का फैसला हमारा लिया था। तो आप लोग पहली बात तो कमेंट करेंगे सरकोट गांव हमारा कहाँ पे है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चित एक गांव रहा था हमारा सरकोट गांव। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न आपके सामने हैं, तो ऐसे प्रश्न आपके आते रहेंगे, थोड़ा समय की बाध्यता होती है, लेकिन कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोगों को हमेशा अच्छे से अच्छे प्रश्न देने की मैं कोशिश करूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें और वीडियो को अपना सपोर्ट दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करके या कमेंट करके। कमेंट तो आपके लिए अच्छा है, आपका रिवीजन होता है, बाकी आप लोगों की इच्छा है आप उसको किस तरह अपने जीवन में उतारते हैं। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।